हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साहब की स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10 का टॉपिक रियल नंबर को अभी तक पढ़ रहे थे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन भी देखा था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे। 1.3 जिसमें हम लोगों को रेशनलिटी प्रूफ करनी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन के बेस्ड से ये वाला टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमेशा हर बार क्वेश्चन इसका आता है। तो पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि प्रूफ दैट अंडर रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमसे पहले इन्होंने बोला है कि हमें क्या प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब हमें प्रूफ करना है। तो अगर ये रेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग मान के चलेंगे कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। यानी आप क्या लेट करोगे, लेट बी अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। क्लियर है भाई, हमने यहां से लेट कर लिया है कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। जब ये अंडर रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है तो इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है। और यहां पर हमने क्या स्टेटमेंट दे दिया, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर। P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, ये चीज हमने यहां पर शो कर दी। भाई यही स्टेटमेंट है जिसको हम लोग रॉन्ग प्रूफ करेंगे। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हो। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा अंडर रूट 5 Q इज इक्वल टू P। क्लियर है। तो आपने क्या कर दिया यहां पर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया। जैसे आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो अंडर रूट 5Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। क्लियर है। अब भाई एक चीज देखो यहां पर, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब P स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 5Q स्क्वायर। यानी हम ये बोल सकते हैं यहां पर P की जो भी वैल्यू होगी वो किसके मल्टीपल में आएगी, 5 के मल्टीपल में आएगी। क्लियर है ना। यानी कि आप यहां पर क्या लिख सकते हो कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ P। 5 है वो P का फैक्टर है। अब मैं यहां पर एग्जैक्ट 5 की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई एक 5 ऐसा नंबर होगा, चाहे 20 हो चाहे 30 हो, 5 का मल्टीपल होगा। एक ऐसा फैक्टर है जो 5 का मल्टीपल है, जो कि किसका फैक्टर है, P का फैक्टर है। जब 5 P का फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 5C। भाई क्वेश्चन के लॉजिक को समझना, P की जो भी वैल्यू होगी वो 5 के मल्टीपल में होगी, ये चीज हमने बता दी। और उसी की बेस्ड से हमने क्या यहां पर बोल दिया, यानी आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, 5 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। भाई इसके बेस्ड से ही हमने 5 इज ए फैक्टर ऑफ P लिख दिया। अब 5P का अगर फैक्टर 5 है तो P की जो भी वैल्यू होगी वो 5 के मल्टीपल में होगी। मैंने यहां से सिर्फ इतना क्लियर किया है, ठीक है ना। अब जो आपकी P की वैल्यू निकली है ना, उसको तुम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो जैसे ही आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो देखो P किसके इक्वल है, 5C। तो आप इसको लिख सकते हो 5C का होल स्क्वायर। तो 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। 5 से 25 को 5 टाइम्स हमने कट कर दिया तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। जो कंडीशन यहां पर जनरेट हुई थी वही कंडीशन इधर जनरेट हो गई। जब इसके अकॉर्डिंग 5 है वो P का फैक्टर है, तो इसके अकॉर्डिंग 5 है वो Q का फैक्टर हो गया। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q। क्लियर है। इसका मतलब 5 है वो P का ही फैक्टर है और 5 है वो Q का ही फैक्टर। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, नाउ 5 is a common factor
कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 5 है वो एक कॉमन फैक्टर है P और Q का। तो जब 5 कॉमन फैक्टर है P और Q का तो आप क्या लिखोगे, सो आवर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अवर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमारा स्टेटमेंट ये था ना, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसलिए √5 इज एन इरेशनल नंबर। भाई ये लॉजिक समझो, हमने इसको इरेशनल नंबर क्यों लिख दिया है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अभी इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। इन केस 5 इज ए फैक्टर ऑफ P एंड 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया है, तो इससे हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। हमारा assumption इज रॉन्ग, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। भाई इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज तो आपको पता है ना। इरेशनल नंबर जो हमारे होते हैं वो नॉट टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, यानी कि कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन कुछ और थी बट यहाँ पर कंडीशन कुछ और आ गई, इसलिए √5 हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, तो कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रूफ ही नहीं कर सकते इस चीज को। तो पहले कॉन्सेप्ट देखो, अभी हम लोगों ने एक √5 वाला प्रूफ किया था ना, उसी तरह से √7 है, √11, √13 है, ये सभी आप प्रूफ करोगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कर भी पा रहे या नहीं। जैसे √3 है, √7 है, √11 है, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर है, ये चीज सब आप प्रूफ करो। उसके बाद हमें बताओ कि आप कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये चीज हमें प्रूव करनी है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब हम लेट करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट बी 3 + 2 √5 इज एन, ठीक है, इज ए रेशनल नंबर। ये हमारा एक रेशनल नंबर है, ये चीज हमने लेट कर ली। क्लियर है ना, हमने यहां पर ये लेट कर लिया कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है। तो जब 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q। तो 3 + 2 √5 को हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिखा। इधर ये प्लस का 3 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, इक्वल के उधर जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर है भाई, तो इसका एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P - 3Q/Q। इधर ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, यानी √5 इज इक्वल टू P - 3Q/2Q। इसको तुम समझो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। अब एक चीज देखो, ये इरेशनल नंबर है, ये चीज हम लोगों ने प्रूफ कर ली थी, और ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि एज वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, व्हाट इन इक्वेशन फर्स्ट √5 इज ए रेशनल नंबर, बिकॉज √5 किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के इक्वल है ना। यानी कि हम यहां से क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट √5 is an irrational number, is an irrational number. What in equation first √5 is a rational number, so ठीक है, so our statement is wrong। इसलिए हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, यहाँ पर गलत साबित हो गया। अब जैसे ही रॉन्ग होगा आप यहाँ पर लिख दोगे 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इनके प्रूफ इतने ज्यादा टफ नहीं है, बस कंसेप्ट आप समझ लो। कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो किसी भी प्रूफ को आसानी से कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है ना। मैंने बताया था ना ये वाली एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन, तो इसलिए इस वाली एक्सरसाइज को आपको बहुत ढंग से तैयार करना है। इसमें हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक आध दो क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो तो हम सभी सॉल्व करा ही रहे हैं। उसके बाद भी आप अपनी तरफ से जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और जितनी ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस कर सकते हो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्लियर है ना। तो इसलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको भी देख लो। क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ओवरऑल 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट में तो थर्ड पार्ट को देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पार्ट जस्ट इससे पहले हमने कराया था ना 3+2√5 वाला, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। और ये वाला पार्ट आप कैसे करेंगे तो वो चीज हम इसमें आपको बताएंगे। तो एक बात समझो इस चीज को, हमने सॉल्यूशन हमने करना है। फर्स्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे 1/√2 अकॉर्डिंग टू द क्लास 9th। अगर डिनोमिनेटर में √2 अगर या अंडर वाली कोई भी वैल्यू अगर हमें गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। हमने रेशनलाइजेशन कर दिया, √2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर आ गया √2/2। क्लियर है। इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो यहां पर आप लेट कर लो, लेट बी √2/2 इज ए रेशनल नंबर। ये एक हमारा रेशनल नंबर है, ये हमने यहां पर एज्यूम कर लिया कि ये नंबर हमारा एक रेशनल है। तो √2/2 इज इक्वल टू P/Q। इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लिख दिया हमने P/Q की फॉर्म में। अब एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई इसका जब करेंगे तो मान लो 2 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 इज इक्वल टू 2P/Q। इसको आप बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस यहां तक ही लेके आना है। कभी भी अगर केवल सिंगल ही अंडर आ रहा है, जैसे √2 है, ठीक है, 3 है, √7, √11, अगर केवल ये क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो हमें वो लॉन्ग मेथड लेके चलना है, जिसमें हम लोगों ने कॉमन फैक्टर का जो लॉजिक निकाला था ना, वो केवल उस क्वेश्चन में सॉल्व करना है जिसमें केवल सिंगल रूट गिवन हो। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में प्लस या माइनस में कुछ भी गिवन हो तो ज्यादा हमें सॉल्व ही नहीं करना है, इतना हमने जैसे ही कर लिया था। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये वाली वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, √2 हमें प्रूफ करके नहीं बताना है, लेकिन हमें इतना पता है √2 एक रेशनल वैल्यू है और ये हमारी एक रेशनल वैल्यू है। तो बस वही चीज आप यहां पर लिखेंगे। क्या करने वाले हैं यहाँ पर, आप लिखोगे एज वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। व्हाट इन इक्वेशन फर्स्ट √2 is a rational number। आप चाहो तो यहां पर एंड लगा के और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंड 2P/Q is a rational number, but in equation first 2P/Q is a rational number, so our statement is totally wrong। तुम्हारे जो स्टेटमेंट थे वो पूरी तरीके से गलत साबित हो चुके हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अभी जो मैंने आपको बताया यहां लिख सकते हो 2P/Q is a rational number, is a rational number, ठीक है। व्हाट इन इक्वेशन फर्स्ट 2P/Q is an irrational number, ठीक है। सो our statement is wrong। जब हमारे स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि हमको ये पता था √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हुए क्योंकि इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, दैट्स मीन रेशनल, तो इससे हमें पता लगा √2 रेशनल नंबर है। अब हमने देखा 2P/Q ये रेशनल नंबर है, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये भी रेशनल हो गया, तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ही गलत हो गए। जब दोनों स्टेटमेंट गलत साबित हो गए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1/√2 is an irrational number, और बस यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। क्लियर है, तो लिख दो यहां से हेंस प्रूफ। इसी तरह से फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया है, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट ये दोनों ही पार्ट आपको खुद ही करने हैं, डू योरसेल्फ, बिल्कुल एज इट इज मेथड का यूज करके। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन को देखेंगे। अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज
1.3 का सॉल्यूशन कंप्लीटली देखा है, जिसमें हम लोगों ने इरेशनलिटी को अच्छी तरह से प्रूव करना सीखा है। अब एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चन को क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये चीज हमें बतानी है। यानी कि बिना डिवाइड किए हुए, बिना विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन के मेथड का यूज करने के बिना हमें क्या बताना है कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ये चीज हमसे बोली गई है। भाई टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हो ना, टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद, जैसे मान लो हमने लिख दिया 3/2 दिया आ गया 1.5, तो पॉइंट के बाद अगर हमें एग्जैक्ट टर्म मिले दैट इज टर्मिनेटिंग, ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। और नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला कंडीशन क्या होती है, 10/3 यानी 3.3 पर रिपीटेशन साइन, दैट इज नॉट रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, सॉरी दैट इज नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये यहाँ पर मुझे पॉइंट के बाद एग्जैक्ट टर्म नहीं मिला, लेकिन एक टर्म यहाँ से रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें हमें बतानी इन क्वेश्चन में। तो देखो ये क्वेश्चन करने से पहले हमने एक चीज तुम्हें बताई थी, कोई भी नंबर अगर हमें गिवन हो उसका डिनोमिनेटर 2, 5, 10 या इनके मल्टीपल्स, यानी कोई भी फ्रैक्शन अगर हमें दिया जाए उसका डिनोमिनेटर 2, 5, 10 या इनके मल्टीपल्स अगर हैं तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। यानी वो नंबर जब आप डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वहां से आपको एग्जैक्ट टर्म मिलेगा, ये चीज हमने नोट में आपको बताई थी। तो देखो यहां से इस क्वेश्चन में जैसे यहां लिखा हुआ है 3125, तो देखो 13 अपॉन, अगर हम 3125 को ब्रेक करें तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, देखो एक बार 5 5 जा 25, 25 2 जा 125, 125 2 जा, ओ सॉरी 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625 और 625 5 जा यानी कि 3125। क्लियर है। तो देखो यहां से ये टोटल जो टर्म दिया गया 3125, ये किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, यानी कि 5 की पावर 5 हम इसको लिख सकते हैं। और हमने यही चीज तुमसे बोला था, अगर डिनोमिनेटर 2, 5 और 10 अगर ये एक भी डिनोमिनेटर अगर आते हैं तो वो नंबर हमेशा कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग, यानी ये नंबर हमारे कैसे हो गए यहाँ पर, टर्मिनेटिंग। क्लियर है, ये नंबर हमारा टर्मिनेट हो गया। चलो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं, 17/8। तो 17/8 को जब आपने सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई 2, भाई ये पूरा नंबर भी किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो जब ये 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा टर्मिनेट होगा। तो ये भी नंबर, ये भी डेसिमल हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट हमें दिया गया है 64 अपॉन, अब तुम लोग यहां से अगर हम 5 को कॉमन ले लें तो यहां हो जाएगा 5 9 जा 45 और 5 बन जा 5। भाई 5 से यहां से देखो 5 का डिवाइड दो, 5 9 जा 45 और 5 बन जा 5। अब इसमें से अगर हम 13 को कॉमन लें, अगर 13 को कॉमन ले लो तो 13 7 जा, तो अब मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में 2, 5 या 10 हो, तो आपने देखा कि सर 5 तो इसमें चल रहा है, बट मैंने ये बोला है टोटल डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आए वो 2 के 5 के और 10 के मल्टीपल हैं, तब तो नंबर कंप्लीटली टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज कोई भी डिफरेंट नंबर आते हैं, जैसे यहाँ नंबर आ गया है 13 और 7, तो कोई भी नंबर अगर डिफरेंट नंबर आते हैं तो वो नंबर कभी भी हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है भाई, समझ में आ रहा ना सभी को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम। भाई कैसे हमें पता लग रहा है बिना डिवाइड किए होगी नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं, तो केवल 2, 5, 10 इनको ध्यान रखो, बस क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जैसे अब फोर्थ वाला पार्ट आप देखिएगा, फोर्थ वाले पार्ट को अगर हम देखें तो यहां दिया गया 15/1600 दिया गया। तो भाई इसको अगर हम ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं 15/16 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है। तो 15/16 को आप लिख सकते हो
2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, लिख दिया मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 बाई 10 का स्क्वायर, ये तो 100 होता है। अब इस केस में डिनोमिनेटर 2 और 10 का मल्टीपल है केवल, 2 और 10, 2 5 10 अगर किसी के डिनोमिनेटर में अगर आते हैं तो नंबर हमारा टर्मिनेट होगा, ये चीज हमने आपको समझाती थी अभी। तो ये नंबर भी हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर है। उसके बाद लास्ट ये देखो फिफ्थ वाला पार्ट, इसमें ओवरऑल 10 पार्ट हमें दिए गए, तो 10 पार्ट में 5 पार्ट हम करा देंगे, रिमेनिंग 5 पार्ट आपको करने, क्लियर है भाई। इसमें इतना ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है जिसको करा दें, क्योंकि केवल टाइम वेस्ट है। जब तक आप कंसेप्ट को समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने। तो देख लो, सिर्फ हमें इस केस में 2 5 और 10 को ही ध्यान रखना है। अब जैसे ये वाला पार्ट दिया गया 3 4 3, तो तुमने देखा 29/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, भाई तो 7 का क्यूब ही तो 3 4 3 होता है, 7 का क्यूब हो गया। अब इसका डिनोमिनेटर टोटली 7 है, तो टोटली 7 का मतलब क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। एक बार लास्ट वाले पर भी देख लो, यहाँ पर 2 और 5 है, तो भाई 2 और 5 डिनोमिनेटर में चल रहा, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कुछ नया नहीं बोला गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला गया है कि जो नंबर हमारे टर्मिनेटिंग थे, अब उनके डेसिमल एक्सप्रेशन राइट करो, उनके डेसिमल एक्सप्रेशन लिखो। तो क्या बोला गया यहाँ पर, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर। हमें उन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो कि पहले क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, जो पहले क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, अब उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखने। कैसे देखो, जैसे इस वाले क्वेश्चन को अभी मैंने कराया था ना, इस वाले क्वेश्चन को हमने लिखाया था 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसी तरह से लिखाया था ना अभी हमने। भाई ये भी हमारा टर्मिनेटिंग था, तो ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है। तो जब ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है तो इसको अब हमें सॉल्व करके लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, पहले मैंने 5 से कट किया इसको, 5 2 जा 10, बचा 3 हमारे पास, पॉइंट हमने यूज कर दिया, हो गया 30, 5 6 जा 30, क्लियर है। अब फिर से 5 से कट करो तो 0.5 बचा 1, तो 0 हो गया, 5 2 जा 10, क्लियर है। यानी क्या बचा हुआ हमारे पास, 0.52 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 से फिर से कट कर दो 0.1, अब जाएगा नहीं, 0 आ गया, 20 हो गया, 5 4 जा 20, फिर से 5 से कट कर दो तो 0.2, ठीक है, जाएगा नहीं, 8 टाइम हो गया, क्लियर है ना। यानी भाई जाएगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 8, यानी कि 0.208 अपॉन 5, फिर से 5 से कट कर दो, देखो यहाँ से 5 4 जा 20, अब 5 से 5 बन जा 5, बचा 3 30, यानी 5 6 जा, तो 0.416, यानी कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो ये लग गया ना। अब ये देखो, सबसे पहले 8 चल रहा था, 8 का मतलब ये नंबर भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा, और क्वेश्चन में बोला भी गया है जो नंबर टर्मिनेटिंग है बस उनके ही डेसिमल एक्सपेंशन लिखने। तो ये वाला 17/8 है, तो 17/8 को आप क्या लिख सकते हो, कैंसिल आउट कर दो, 8 2 जा 16, बचा 1, हमने पॉइंट यूज कर दिया, हो गया 0, तो 0 का मतलब 8 1 जा 8, बचा कितना यहाँ पर 2, 8 2 जा 16, बचा कितना यहाँ पर 4, और कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2.125, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है भाई। ये देखो यहाँ से पहले तो हमें नंबर पता करना है कि नंबर ये टर्मिनेट है भी या नहीं है। तो यहाँ से 64/5 को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 5 9 जा और 5 बन जा, तो 64/5 मल्टीप्लाई 13 को कॉमन ले लो, तो सॉरी 13 को जब हम 91 से बाहर करेंगे तो आ जाएगा 7 और 13 आगे, इसका मतलब ये नंबर हमारा नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल। और हमसे क्वेश्चन में यही बोला गया था जो नंबर हमारे टर्मिनेट हैं उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने हैं। जब भी हमारा टर्मिनेट ही नहीं है तो इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट नहीं करेंगे। देखो इसी तरह से ओवरऑल 10 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, तो 3 पार्ट को हमने सॉल्व करके दिखा दिया है, रिमेनिंग 7 पार्ट्स आप खुद ही करेंगे, बिल्कुल एज इट इज कंडीशन से ही हमें करने हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन को और हमें इसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। मतलब कि जो भी नंबर यहाँ पर रियल नंबर्स गिवन है उनके डेसिमल एक्सपेंशन हमें यहाँ पर पहले से ही गिवन कर दिए हैं। अब सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है क्या नंबर हमारा रेशनल होगा या नहीं होगा। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल नंबर है तो एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, तो उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, तो उसमें तुम्हें ये बोला गया कि q के क्या क्या प्राइम फैक्टर होंगे। तो पहले एक बार चेक करो। तो हमने देखा यहाँ पर पॉइंट के बाद में एग्जैक्ट टर्म मिल गया, मतलब 1 से लेके 9 तक है बट एग्जैक्ट टर्म है। तो एग्जैक्ट टर्म का मतलब है ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है। तो नंबर जब हमारा टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर। तो जब ये हमारा रेशनल नंबर है तो इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि 4 3.123 4 5 6 7 8 9, जब आप पॉइंट को रिमूव करोगे तो 9 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने 9 जीरो लिख दिया ना, 3 और 3 6 और 2 8 यानी 1 9। तो इसको आप लिख सकते हो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन लिख सकते हो 10 की पावर 9। क्लियर है ना। अब तुमसे बोला गया q के फैक्टर लिखो, तो किसका मतलब p अपॉन q। तो भाई p तो ऊपर वाला है, हमें q के फैक्टर लिखने हैं और q में आ गया 10। तो जब q में 10 आ गया है तो इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो 10 के फैक्टर आप लिख सकते हो, फैक्टर ऑफ q इज, या तो आप डायरेक्टली 10 और लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 और 5 भी हो सकते हैं। भाई 10 पर यहाँ पर 9 जीरो आ रहे हैं तो या तो इसका 10 फैक्टर है या 2 और 5, ठीक है। तो फैक्टर इसके हम इस तरह से करेंगे। अब जैसे सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में देखो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, उसके बाद 4 जीरो, इसका मतलब कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। जब इसमें कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है और वो भी इनफाइनाइट टाइम्स है, पहली बात क्या है, ना डिजिट रिपीट हो रही है और ना ही हमें एग्जैक्ट टर्म मिल रहा है, तो इसका मतलब नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग का मतलब होता है इट इज ए इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है। तो सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा वो एक इरेशनल नंबर है। तो जब ये इरेशनल नंबर है इसका मतलब इसके डेसिमल एक्सप्रेशन हमें दिया गया, उससे पता लगा ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इरेशनल नंबर को कभी भी हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट दिया गया 43.123456789 और ओवरऑल दिया गया इस पर रिपीटेशन का साइन। तो रिपीटेशन का साइन से हमें ये पता लगता है कि ये नंबर नॉट टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग। तो रेशनल की दो कंडीशन होती थी, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरी होती थी नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो यहां पर लिख दोगे यस इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में 5 6 7 8 9। क्लियर है। होल पर रिपीटेशन का साइन है। तो एक क्लू क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब हम पॉइंट को रिपीटेशन के साइन को साथ साथ रिमूव करते हैं तो अपॉन में 10 की जगह 9 आता है। यानी जब आप इसको साथ साथ रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बार 9। क्लियर है। तो यहाँ से 9 बार 9 आ गया, 3 3 6 और 3 9। क्लियर है भाई, 9 बार हमने यहाँ पर लिख दिया नीचे और 9 बार आ गया। तुमसे बोला गया फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके, तो 9 है तो इसका मतलब 9 से कट करोगे 1 टाइम कट हो जाएगा, और 9 की क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं फैक्टर। तो फाइनली तुम लिख सकते हो मतलब इसका एक 9 फैक्टर है। अदरवाइज क्या है, तुम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकाल सकते हो और डायरेक्टली तुम लिख सकते हो फैक्टर ऑफ q इज 9। यहाँ पर q का फैक्टर क्या होगा, 9 हो गया। अब जब 9 हो गया तो 9 के साथ साथ
हम इसको जिन जिन डिजिट से कैंसिल आउट होगा वो सभी इसके फैक्टर होंगे। इसको देख के ये लगता है कि 9 से तो कट होगा ही, 9 से कट कर सकते हो और इसका फैक्टर तुम 3 भी शो कर सकते हो।